राजवीर और माही काफ़ी आगे तक आ चुके थे। नदी के किनारे चलते चलते राजवीर भी अब काफ़ी थक गया था। वो पूरे रास्ते माही को गोद में उठाकर लेकर आया था। माही राजवीर के कंधे को पकड़े हुए उसी की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर थकान तो साफ दिख रही थी, पर अब तक उसने माही को अपने गोद से नीचे नहीं उतारा था। माही ने उसे कहा कि वो थोड़ी दूर चलने की कोशिश करेगी, फिर भी वो उसे नीचे नहीं उतार रहा था। अपनी तरफ माही को देखते पाकर राजवीर चलते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारा वजन पहले से बढ़ गया है। माही अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, आपको पता है, किसी लड़की से कभी नहीं कहना चाहिए कि वो मोटी हो गई है, और मैं तो बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ। राजवीर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, पता है मुझे, तुम मुझे घूर कर देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ कहकर तुमसे बातें शुरू की जाए। माही अपना फेस एकदम भोला सा बनाते हुए कहती है, वैसे वीर के जन्म के बाद मेरा 2 किलो वजन सच में बढ़ गया है, पर ज़्यादा नहीं। राजवीर हंसता है और तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। वो कहता है, थोड़ी देर इस पत्थर के पास रुकते हैं, शायद अब ओपन एरिया में आ चुके हैं, शायद नेटवर्क काम करने लगे। मैं किसी को कॉल करता हूँ। कहते हुए चट्टान के ऊपर माही को बिठा देता है और खुद उस चट्टान से नीचे जमीन पर अपने एक घुटने को मोड़कर और एक पैर को फैलाकर चट्टान पर बैठ जाता है। माही अच्छी तरह से समझ रही थी कि राजवीर बहुत थक गया होगा, क्योंकि लगभग 3 घंटे से चल रहे थे और पूरे रास्ते राजवीर माही को अपनी गोद में उठाकर रखा था। माही भी वहां से खिसकते हुए राजवीर के बगल में जाकर बैठ जाती है। राजवीर अपना हाथ ऊपर करता और माही के कंधे को पकड़कर अपने थोड़ा सा करीब लाकर कहता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। माही राजवीर की तरफ घूमकर बैठी और कहती है, पूछोगे नहीं उस दिन क्या हुआ था? राजवीर बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाता है। माही बताना शुरू करती है। माही की गायब होने वाली रात। माही अपने ऑफिस के काम से बाहर आई थी। जब वो ऑफिस के रास्ते से जा रही थी, एक सुनसान सड़क के पास से जब वो गुजर रही थी, तो तान्या खड़ी दिखती है। माही तान्या को नज़रअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी जैसे थोड़ी आगे लेकर गई, उसे साइड मिरर में से दिखाई दिया कि एक कार तान्या के बगल में आकर रुका और जबरदस्ती उसे खींचकर कार में बिठाने की कोशिश कर रही थी। माही अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाती है और विंडो से बाहर सर करके उस तरफ देखती है। एक लड़का जबरदस्ती तान्या को उस कार के अंदर खींच रहा था। माही जोर से चिल्लाते हुए उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़का पलटकर नहीं देखता है। तान्या को अपनी गाड़ी में घसीटता है और गाड़ी चालू कर देता है। माही, जो कि खुद भी अभी गाड़ी में बैठी हुई थी, अपनी कार को मोड़ती है और उस लड़के के कार के पीछे कर लेती है। चलते हुए वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच चुके थे। माही अपने कार से निकलती है। उस वक्त जिस कार का पीछा कर रही थी, वो कार उसे वहीं खड़ी मिलती है। वो जब अंदर जाती है तो उसने देखा कि एक लड़का तान्या को बहुत मार रहा था। माही खिड़की से ही जोर से चिल्लाते हुए कहती, क्यों मार रहे हो उसे, छोड़ो उसे। लड़के को जैसे महसूस होता है कि उसे पीछे से किसी ने आवाज दिया और पीछे पलटकर नहीं देखता है। माही ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, पर वो लड़का इस वक्त ब्लैक कलर के लोअर में था। उसके दोनों हाथों पर मोटे मोटे पाइथन बने हुए थे और उसके पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू था। माही तान्या को बचाने के लिए उस कमरे में अंदर जाने का रास्ता ढूंढती है। तभी वो एक दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर जाती है। तान्या वहां पर बेहोश गिरी हुई थी। माही उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। माही उसके नाक के पास अपनी उंगलियों को ले जाती है। तान्या के सांस बंद हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि तान्या मर चुकी है। वो उठकर खड़ी होती है और जाने के लिए जैसे पलटती है, वो एक टेबल से टकराती है और उस टेबल पर से एक छोटा सा बैग नीचे गिरता है और खुल जाता है। माही ने देखा उसमें कुछ पैकेट थे, जिसे हाथ में लेने के बाद माही को लगा शायद ये ड्रग्स है। माही उन सभी पैकेट को सूटकेस में डालती है और सूटकेस लेकर उस कमरे से बाहर निकलती है। वो सोच रही थी कि वो पुलिस के पास जाकर पुलिस को सब सच बता देगी। जैसे ही वो बाहर आई, 4-5 लड़के उसके सामने आए, उसे जबरदस्ती एक कार से बंद करके लेकर चले गए। माही को इस घर में फेंक दिया जहां पर राजवीर उसे मिला था। राजवीर माही से पूछता है, क्या तुमने उस लड़के का चेहरा देखा था? माही कहती है, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसे देखते ही मैं पहचान जाऊंगी, क्योंकि उसके पीठ पर एक बड़ा सा ड्रैगन बना हुआ था और उसके दोनों हाथों पर मोटे मोटे सांपों के टैटू थे। राजवीर कहता है, यहाँ से जाने के बाद पुलिस को अपना बयान दे देना, क्योंकि फिलहाल के सभी को यही लगता है कि तुमने तान्या को मारा है। तुम्हें इन सब से निकलने के लिए हमें उस लड़के को ढूंढना होगा जो इन सब में शामिल है।
अब तक राजवीर अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चेक कर रहा था। तभी अचानक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो ओपन करता है तो उसके आदमियों तक उसका मैसेज पहुंच चुका था। राजवीर वहां से खड़ा होता है और कहता है, थोड़ी देर में मेरे आदमी यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। माही राजवीर के गले से लगती है और कहती है, आप वीर से मिले थे, कैसा है वो? राजवीर माही को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, पास नहीं गया था, 2-3 बार उसे दूर से देख कर आया हूँ। जब स्कूल जा रहा था मैंने पता किया, उसे ये बताया गया है कि तुम काम से बाहर गई हो। माही कहती है, अगर वो लड़का नहीं मिला तो क्या मैं तान्या की मौत की दोषी बनूंगी? राजवीर माही को भरोसा देते हुए कहता है कि वो कुछ भी करेगा पर माही को बेकसूर साबित कर लेगा। तब तक वहां पर 2-3 बाइक और कुछ कार आकर रुकती हैं। राजवीर पीछे पलटता है और उसे अपनी टीम को पहचानने में कुछ सेकंड भी नहीं लगता है। वो अपने हाथ आगे करके माही की तरफ बढ़ाता है। माही उसके हाथों को पकड़कर खड़ी होती है। राजवीर माही को कार में बिठाता है और लेकर शहर की तरफ चला जाता है। राजवीर माही को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर माही सारी हकीकत पुलिस वालों को बता देती है। वहां पर अपना बयान दर्ज करवाने के बाद माही राजवीर के साथ अपने घर जाने के लिए निकलती है। राजवीर रास्ते में एक मॉल के पास गाड़ी रोकते हुए कहता है, अभी घर पर वीर होगा, तुम्हें इस तरह से देखेगा तो तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। माही अपने आप को देखती है, सच में वो इस तरह वीर के सामने नहीं जा सकती थी। वो एक मॉल में जाते हैं और वहीं पर अपने लिए कपड़े लेती है और फिर वॉशरूम में जाकर अपने आप को फ्रेश कर पहन लेती है। राजवीर माही को छोड़ने के लिए उसके घर पर आता है। माही को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। सभी आगे बढ़कर माही को गले से लगा लेते हैं। मयंक राजवीर को थैंक्स कहता है क्योंकि माही ने बताया कि किस तरह राजवीर ने उसे उन लोगों से बचाया है। राजवीर कुछ देर उनके घर में बैठता है, जहाँ उसकी वीर से मुलाकात होती है और आज पहली बार राजवीर और वीर काफी देर तक बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माही तब तक अपनी माँ, भाभी और भैया के साथ बैठे क्या क्या हुआ इन 4 दिनों में सब बता रही थी। पुलिस असली अपराधी को ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया था। माही उस लड़के को तो पहचान सकती थी, पर उसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसके शरीर पर मौजूद उन निशानियों से वो उसे पहचान सकती थी। पुलिस अब हर टैटू वाले से बात करने का सोचती है, ताकि पता चल सके कि इस तरह का टैटू उन्होंने किसी के बॉडी पर अगर बनाया हो तो उसे ढूंढ सके। 4 से 5 दिन के अंदर ही पूरे शहर में टैटू वाले लड़के की चर्चा होने लगी थी। इन सब के बीच में माही के घर एक खुशखबरी आई। श्रवण अपने मम्मी पापा के साथ अपना रिश्ता लेकर उनके घर पहुंचा था। सभी उसे देखकर हैरान थे। घर पर मेहमान को और कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उनका स्वागत किया। उसके माता पिता को बिठाया। श्रवण की मम्मी ने कहा कि श्रवण माही से शादी करना चाहता है और हमें इसे कोई बुराई नजर नहीं आई। कुलभूषण जी कहते हैं कि माही से मैं बात करके ही कोई राय ले पाऊंगा और फैसला आपको बता पाऊंगा, क्योंकि माही के साथ में हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। श्रवण हाथ जोड़ते हुए कहता है, अंकल मैं माही को बहुत खुश रखूंगा। कुलभूषण जी कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन माही भी तो मंजूरी चाहिए। श्रवण कहता है, वो खुद माही से बात करेगा। रात को जब माही अपने ऑफिस से घर आई तो सभी उसे श्रवण के रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो मना करते हुए कहती है कि उसे शादी नहीं करनी है। कुलभूषण जी और शांति जी माही से कहते हैं, श्रवण अच्छा लड़का है, तुम्हारी उम्र का है, समझदार है, बड़े घर से है, सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद करता है। पापा लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मयंक कहता है, लड़का अच्छा है माही, पूरी जिंदगी यूं अकेले नहीं काटा जा सकता है। मैं खुद भी श्रवण से बात की है, उसका कहना है कि वैसे तुझे इस रिश्ते में आने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन उनके कुल गुरु ने कहा है कि श्रवण की 26 साल से पहले उसकी शादी करनी जरूरी है, इसलिए वो फिलहाल शादी करना चाहता है। तुम इस रिश्ते में आने के लिए जितना टाइम चाहिए वो दे देगा। माही पूरी रात इन्हीं सब के बारे में सोचती रही। घर में हर कोई उसे श्रवण से शादी के लिए हाँ कहने को कह रहा था। माही श्रवण से मिलती है। श्रवण उसे बताता है कि उसके कुल गुरु का कहना है कि उसकी शादी 26 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए, जिसमें अब कुछ दिन ही रह गए हैं। मैं किसी और से शादी करूं उससे बेहतर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैं पसंद करता हूं, और मैं जानता हूं तुम शायद अभी मुझे अपने पति के रूप में ना अपना पाओ। तुम अपना टाइम ले सकती हो माही, मैं तुम पर कभी अपने आप को फोर्स नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ
तुम एक कदम आगे बढ़ा देना। यकीन करो, आगे के सारे कदम मैं खुद उठा लूंगा। आज रात खाना खाने के बाद मैं माही के कमरे में जाता है। वीर सो चुका था। दोनों भाई बहन बाहर गैलरी में बैठे हुए थे। मैं कहता है, तुझे लग रहा होगा कि हम तुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, पर मेरी बहन, तू ही बता, हमारा दिल जब टूटता है तो लगता है सब कुछ बेकार है, लेकिन जब कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके दिल को सुकून दे तो सब अच्छा लगता है। सरिता के साथ भले ही मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा हो, लेकिन शीतल के साथ तो तू भी देखती ही है सब कुछ कितना अच्छा है। जरूरी नहीं ना कि एक बार अगर हम अपने रिश्ते को नहीं निभा पाए तो दूसरे में भी नहीं कर पाएंगे। फिर पूरी जिंदगी अभी बाकी ही तेरी। तुझे अभी नहीं लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक साथी की कमी लगती है। श्रवण अच्छा लड़का है, मैंने पता किया है, कोई गर्लफ्रेंड कुछ नहीं, बिजनेस मैन का बेटा है, सब कुछ लग रहा है। तू सोच ले, कहकर उसके बालों को सहलाता है और चला जाता है। कुछ दिन सोचने के बाद माही शादी के लिए मान जाती है। ये बात जब राजवीर को पता चली तो वो भी माही से मिलने उसके घर आया। राजवीर माही से कहता है, तुमने कहा था कि तुम अभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मयंक ने कहा, देखो राजवीर, तुमने माही को बचाया है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सब कुछ भूल गए हैं जो कि तुमने किया है। राजवीर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं अपनी गलतियों के लिए माही से माफ़ी मांग चुका हूँ, आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ, पर अगर माही की शादी की बात है तो मैं भी एक मौका चाहूँगा। मयंक उसे मना करते हुए कहता है, उन्होंने सरवर को हाँ कह दिया और सरवर राजवीर से कहीं अच्छा मैच माही के लिए साबित होगा। राजवीर माही की तरफ देखता है जो कि अपनी नज़र झुकाकर वहीं बैठी हुई थी, जिससे ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा, बस अपनी पलकें झुकाकर वहीं बैठी रह गई। राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक सरवर शादी के लिए क्यों रिश्ता लेकर घर पहुंच गया। वो इस बारे में पता लगाने की सोचता है। सबसे पहले तो राजवीर अपने आदमियों से कहकर सरवर के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए कहता है और खुद माही से मिलकर उसे सरवर के साथ अपनी शादी को तोड़ के खुद को एक चांस देने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है। वो माही के ऑफिस में जाकर वो माही से मिलता है, जहाँ माही उसे बताती है कि उसे ना तो सरवर से और ना ही किसी और से शादी करने में कोई मर्जी है। दूसरी बात, श्रवण ने इस बात का आश्वासन दिया है कि श्रवण कभी भी अपने आप को माही पर फोर्स नहीं करेगा, वो उसे अपना स्पेस देगा और इसीलिए माही इस शादी के लिए मानी है। राजवीर कहता है, अगर ऐसा है तो ये सारी चीज मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें। माही कहती है, पर घर का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं मानेगा और मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, कहकर वो अपने केबिन में चली जाती है। माही आज फिर से वही गलती करने जा रही थी जो गलती उसने 5 साल पहले की थी, बस लोगों की राय सुनकर अपनी डिसीजन ले लेना। जबकि उसका मन कह रहा है कि उसे सरवर से शादी नहीं करनी, तो भी दूसरे के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का क्या मतलब था। मैंग शीतल के साथ खुश है, जरूरी नहीं माही भी कल श्रवण के साथ खुश रहे। ये भी जरूरी नहीं था कि श्रवण माही को खुश ना रखे। हो सकता है जिस तरह से मैंग की जिंदगी में दोबारा खुशियां आई, माही की जिंदगी में भी श्रवण खुशियां लेकर आए। लेकिन इन सब में जो माही को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था वो था राजवीर, जो 3 दिन पहले तक माही और उसके घर के कई चक्कर काट चुका था कि वो श्रवण से शादी ना करे और राजवीर को एक मौका दे दे, या फिर जो राजवीर ने 3 दिन पहले फोन करके माही को कह रहा था कि वो फिर से गलती करने जा रही है, उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। अचानक राजवीर शांत हो गया था। आज शॉपिंग करते टाइम माही और राजवीर एक दूसरे के आमने सामने थे। राजवीर के चेहरे पर ना कोई सिकन, ना कोई चिंता, ना माही को खोने का डर था। माही अपने आप से कहती, मैं तो अपने मन ही मन में ये सोच रही थी कि मैं राजवीर का दिल तोड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ राजवीर के चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है इस बात की कि मेरी शादी श्रवण से हो रही है। वो अपने आप पर मुस्कुराती है और राजवीर को देखकर अनदेखा करके जाने लगती है। राजवीर आवाज देता है, माही। माही रुकती है पर पीछे पलटती नहीं है। राजवीर पलटता है और माही की तरफ देखते हुए कहता है, शादी की तैयारी शुरू हो गई तुम्हारी। माही गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेती है। वो भागना चाहती है इन सवालों से। राजवीर मुस्कुराता है। राजवीर माही की बंधी हुई मुट्ठी देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराती हुए कहता है, कर ही रही होगी तैयारी, आखिर तुम्हें अपनी उम्र का अपने जैसा कोई लड़का जो मिल रहा है। माही के नाखून उसकी मुट्ठियों में अब चुभने लगे थे।
राजवीर कुछ कदम चलकर माही के आगे आकर खड़ा होता है और उसकी तरफ देखता है। माही अपना सर झुकाकर अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए खड़ी थी। राजवीर उसी मुस्कुराहट के साथ अपनी उंगलियों की मदद से उसके चेहरे को ऊपर करता है। माही राजवीर की आंखों में देखती है। माही की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वहीं राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा माही को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसने राजवीर के हाथों को झटक कर अपनी गर्दन नीचे कर ली। पब्लिक प्लेस था, वो यहाँ पर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। राजवीर कहता है, अपनी शादी का कार्ड मुझे दोगी ना? मैं भी आना चाहता हूँ तुम्हारी शादी में। माही कुछ जवाब न देकर वहां से जाने लगी। राजवीर उसके हाथ को पकड़ता है। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन राजवीर ने माही के हाथों को पकड़ रखा था। माही के हाथ राजवीर को गर्म महसूस हो रहे थे। बिना माही की तरफ देख राजवीर कहता है, मेरी मुस्कुराहट पर गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें, पर एक बात याद रखना, तुम्हें फिर से अगर माही राजवीर मल्होत्रा ना बनाया तो मेरा नाम भी राजवीर मल्होत्रा नहीं। कहते हुए उसके हाथों को छोड़ता है और चला जाता है। शाम को श्रवण और उसके परिवार के लोग आते हैं, क्योंकि घर के लोगों के बीच में आज वो रोका कर लेना चाहते थे। श्रवण के कुछ रिश्तेदार थे। माही के परिवार से सिर्फ माही के मम्मी पापा भैया भाभी थे। श्रवण के पापा कहते हैं, शादी जैसा आप लोग चाहें हम उस तरह से कर लेंगे। माही कहती है, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहती। श्रवण के माँ ने कहा, ठीक है, फिर ज़्यादा लोगों को नहीं, लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर शादी कर लेते हैं। दोनों परिवार इस बात पर हामी भर लेता है। शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं होना था, बस परिवार के कुछ गिने चुने दोस्त और रिश्तेदारों के बीच होने थे। पर श्रवण एक अमीर घर का लाडला बेटा था, इसलिए थोड़ा बहुत तो तामझाम होना ही था। शादी की तैयारी फिर भी हर घर में जोर जोर से होता है, चाहे शादी धूमधाम से हो या ना हो। वैसा ही हाल माही के घर का भी था। तैयारी शुरू हो गई थी। इस बीच माही को हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। पुलिस वालों को कोई टैटू वाला आदमी मिलता, वो माही को बुलाते आइडेंटिटी पता करने के लिए। माही इन सब से थक चुकी थी। लगभग 1 महीना होने को आया था, ना वो आदमी मिला था, ना ही माही को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिला था। हर दूसरे दिन उसे 1 डेढ़ घंटा पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ता। शुरुआत के कुछ दिनों में तो राजवीर हमेशा उसके साथ रहता था और पुलिस वाले भी उससे ज़्यादा वेट नहीं करवाते थे। लेकिन जब से श्रवण से शादी तय हुई, राजवीर ने तो जैसे माही को पहचानना ही छोड़ दिया। लेकिन ये सच नहीं था। हर उस दिन जिस दिन माही पुलिस स्टेशन आई थी, राजवीर अपना काम छोड़कर वहां आया था, बिना माही को इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसके पीछे खड़ा है। वो पुलिस स्टेशन के दूसरे कमरे से माही को देखता रहता था। माही को अकेले आना पड़ता है, या कभी कभी उसके साथ श्रवण भी आ जाया करता था और पुलिस वाले उसे घंटों बिठा कर रखते थे। आज फिर माही को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। माही को किसी टैटू वाले को देखकर पहचान करना था। 1 घंटे बाहर खड़े रहने के बाद माही को अंदर बुलाया। नतीजा हमेशा की तरह था। वो लड़का वो नहीं था जिसे माही ने तान्या का खून करते वक्त देखा था। घर में श्रवण से लेकर शादी की बात और बाहर हर दूसरे दिन पुलिस वाले को बुलाकर पूछताछ, इन सब से परेशान हो चुकी थी। उसने सोच लिया था एक बार ये सब निपट जाए, उसके बाद वो 1 डेढ़ महीने की लंबी छुट्टी पर निकल जाएगी। देखते ही देखते हफ्ते बीत गए और माही की शादी का दिन करीब आ गया। कल माही की शादी होनी थी। आज उसके हल्दी और संगीत की मेहंदी के रस्म घर के लोगों के बीच हो गए। ना कोई उत्साह था, ना कोई खुशी, लेकिन घर के लोग खुश थे क्योंकि श्रवण उन्हें माही के लिए एक अच्छा मैच लग रहा था। अपने हाथों की मेहंदी को देखते हुए अचानक माही की नज़र अपने हाथ पर लिखे हुए नाम पर गई। माही को अचानक भोपाल में जब राजवीर चुपचाप जाकर अपना नाम उसके हाथों पर लिखकर चला गया था, वो दिन याद आता है। वो अपने हाथों की मेहंदी को देखती है और अचानक ही उसे अपने आप पर हंसी आ जाती है। उसने अपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आज शाम जहाँ इस वक्त माही के हाथों में मेहंदी सज रही थी, राजवीर के घर पर उसकी माँ और उसके पापा आए थे। साथ में सरदा भी थी। सुधा जी कहती हैं, मैंने सुना माही की शादी हो रही है। राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ सही बात, सही सुना है आपने। रंजीत जी कहते हैं, तो तुम उसकी शादी यूं ही होने दोगे? राजवीर सवालिया नजरों से अपने पापा की तरफ देखता है। रंजीत जी अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, आखिर हमारे खानदान का वारिस है उसके पास।
राजवीर कहता है, उस वारिस को हमने खुद ही अपने आप से दूर कर दिया था। आप भूल रहे हो, हमने बाकायदा पेपर साइन करके दिया हुआ है कि उस बच्चे के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुधा जी उठकर गुस्से में बोली, मुझे भले ही माही से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उस बच्चे से ऐसे कैसे मुझे लेना देना नहीं होगा? मेरे घर का वंश है, तू तो शादी कर नहीं रहा है, मेरे खानदान को वही तो आगे लेकर जाएगा। राजवीर भी उसी गुस्से में अपनी माँ से कहता है, आपका खानदान अब मुझ तक ही रहेगा, क्योंकि मैं शादी करने वाला नहीं हूँ अब, और मैं माही से कभी वीर को छीनूंगा भी नहीं। सुधा जी कहती है, अगर माही तुझसे शादी कर लेती तो अच्छा ही होता। मैं तो बिल्कुल तैयार थी तुम लोगों की शादी के लिए, पर वो इसके लिए भी तो नहीं मान रही है। राजवीर कहता है, फिर आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सरदा कहती है, भैया माँ चाहती है कि आप माही से कहो कि वीर आपको दे दे। राजवीर अपनी माँ को देखते हुए कहता है, और आपको लगता है कि माही से जाकर वीर को मांग लूंगा और वो मुझे वीर दे देगी? सुधा जी कहती है, अभी किसी और से शादी कर रही है, पता नहीं वो सरवर हमारे वीर को बाप का प्यार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसके बाद में और भी बच्चे होंगे, तो फिर वीर को कौन देखेगा? इसलिए तुम उससे कहो कि वीर हमें दे दे, बाकी रहे जिसके साथ रहना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। राजवीर अपनी माँ को देखता है, जो कुछ दिन पहले तक तो माही के लिए बाबू बेटा कर रही थी। राजवीर कहता है, आप कुछ दिनों पहले तक तो जब हम भोपाल में थे उस वक्त माही की बहुत तारीफ किया करती थी। सुधा जी कहती, हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम दोनों फिर से साथ हो जाओ, लेकिन अब वो तुझसे ना शादी करके किसी और से शादी कर रही, तो हमारा कुल दीपक हमें लौटा दे। आपकी बात को मैं समझ चुका हूँ माँ, लेकिन अब मैं किस मुंह से उसे कहूँ कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, जबकि जब उसके पेट में था उसे उस वक्त सरता ने तो यहाँ तक उस पर इल्जाम लगा दिया था कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मैं उस वक्त एक भाई बनकर अपनी बहन को तो संभाल लिया, लेकिन एक पति बनकर अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपने उस बहन को मुंह तोड़ जवाब न दे पाया। सरदा अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। राजवीर कहता है, मैं नहीं मांग सकता वीर को। रही बात उसकी सरवर से शादी या फिर उसके आगे और भी बच्चे होंगे, बच्चे एक हो या दो हो, माँ को सभी बच्चों से प्यार होता है। आपको भी तो दो बच्चे हैं, क्या मुझे कम और सत्ता से ज़्यादा प्यार करती हैं? आप या सत्ता से कम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं? सुधा जी चुप हो जाते हैं। रंजीत जी भी समझ जाते हैं कि राजवीर वीर को माही से नहीं मांगेगा, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। पुलिस को कुछ लीड मिलती है। पुलिस वाले के पास एक टैटू आर्टिस्ट आता है, जो बताता है कि पुलिस शहर में जिस टैटू की बात कर रही है वो टैटू उसने बनाया है। उनके घर से चले जाने के बाद राजवीर अपने बेडरूम में जाता है। राजवीर के बेडरूम का कमरा माही के तस्वीरों से भरा हुआ था। जहाँ देखो माही ही माही और सिर्फ माही नजर आ रही थी। वो एक तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है और उस तस्वीर में माही के माथे पर अपने माथे को टिकाते हुए कहता है, माँ कह रही है तुमसे वीर को छीन लो। किस मुंह से कहूँ कि मेरा बेटा मुझे लौटा दो, जबकि जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में भले ही कल श्रवण हो या कोई और, लेकिन वीर हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगा। वही एक लड़का अपने वाइट कलर के शॉर्ट्स में पंचिंग बैग पर जोर जोर से मुक्के बरसा रहा था। उसके मस्कुलर बॉडी देखकर ये कहा जा सकता था कि उसने कई कई घंटे में बिताकर ये बॉडी बनाई गई थी। लड़के के चेहरे पर भयंकर गुस्सा है। वो उस पंचिंग बैग को मारते हुए अपने आंखों के उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसके दोनों हाथों पर मोटे मोटे अजगर के टैटू बने हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि उस लड़के के बाहों को अजगर ने लपेट लिया हो। उसके पीठ पर ड्रैगन है जिसके मुंह से आग निकल रही है। वो आग उसके कंधे से होती हुई उसके सीने तक बढ़ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आग उसके दिल को भी जला रही हो। तभी उसी की उम्र का एक लड़का आता है और पंचिंग बैग उसके आगे से साइड करते हुए कहता है, पागल हो गया है, अपना गुस्सा इस पर उतार कर क्या करेगा? वो लड़का कहता है, टैटू आर्टिस्ट पहुंच चुका है पुलिस स्टेशन। अगर उसने मेरा स्केच बना दिया तो सारा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का जिसने उस पे पंचिंग बैग को रोक रखा था, पंचिंग बैग को छोड़ता है और उस लड़के को हाथ को पकड़ते हुए वहां सोफे पर बिठाकर पानी देते हुए कहता है, टेंशन मत ले, चल एक बार बस एक ये शादी हो जाए, उसके बाद तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शादी के नाम सुनते ही वो लड़का जिसके हाथ में इस वक्त पानी का गिलास था उसे जोर से पटकते हुए कहता है, उसे माही को क्या जरूरत थी उस वक्त वहां आने की?
आई तो आई, वहां से भाग कर चली जाती। आई थी मदद करने के लिए और खुद फंस गई, कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी वहां पर एक औरत आती है और कहती है, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे से बात किया करो। दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी संभालिए अपने बेटे को, बस शादी के बाद जब सब ठीक होना है तो ये गुस्सा दिखाकर क्या मतलब है। वो औरत अपने बेटे को देखते हुए कहती है, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वही करना, यकीन मानो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का मुस्कुरा देता है। उसकी माँ उसे कमरे से बाहर चली जाती है। वो लड़का साइड से पैकेट निकालता है जिसमें सफ़ेद रंग का कुछ पाउडर था। उसने उसमें से एक चुटकी लेकर अपने नाक के पास रखा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। राजवीर अपने किसी आदमी से बात कर रहा था। उस आदमी ने बताया कि सारा इंतजाम हो गया है। राजवीर कहता है, उस वक्त का ध्यान रखना, अगर 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, और अगर मेरा प्लान चौपट हुआ तो तुम लोग अपने जीने के लिए दूसरी दुनिया ढूंढ लेना, क्योंकि राजवीर मल्होत्रा तुम्हें इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं जीने देगा। वो आदमी डरते हुए कहता, नहीं सर, 1 सेकंड की भी हेरा फेरी नहीं होगी, सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से तय कर लिया है। राजवीर फोन रखता है और अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। वो टैटू वाला लड़का अपने कमरे में था। बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। इस वक्त उसने टॉवल लपेट रखा था। अपने आईने के पास जाकर खड़े होकर अपने बालों को सुखाने के बाद वो अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर पहनने लगता है। तभी उस लड़के की माँ अंदर आती हुई कहती है, श्रवण, वो टैटू आर्टिस्ट पुलिस तक पहुंच चुका है। श्रवण के हाथ में जो शर्ट था उसके ऊपर श्रवण की पकड़ मजबूत हो जाती है। वो उस शर्ट को जोर से बेड पर पटकता है और कहता है, बस कैसे भी करके आज के दिन निकल जाए, रात को शादी हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, उसके बाद माँ ही वही करेगी जो मैं उससे कहूँगा। श्रवण की माँ सोफे पर बैठती हुई कहती, देखो, मैं ये शादी सिर्फ इसलिए करवाने के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि अगर माही तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो उसके बाद पति कितना ही खराब क्यों ना हो, भारतीय नारी है, अपने पति के खिलाफ तो नहीं जाएगी। हम उसे अपने हिसाब से बयान देने के लिए मना लेंगे और तुम इन सब से बच जाओगे। श्रवण अपनी मम्मी की तरफ पलटता और कहता है, आपको पूरा यकीन है ना कि माही शादी के बाद जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी। उसकी माँ मुस्कुराती हुई कहती है, इंडिया है बेटा, ऊपर से तलाकशुदा है, एक शादी पहले ही नहीं चली, दूसरी शादी में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो समाज का डर और माँ बाप की बदनामी, इसलिए वो वही करेगी जो हम कहेंगे, और हम उसे कह देंगे कि वो इस केस से अपने आप को दूर कर ले या तो फिर किसी और को पहचान ले। इससे तुम भी बच जाओगे और हमारी बदनामी भी नहीं होगी। श्रवण मुस्कुराते हुए बेड पर से उठता है और कपड़े पहनते हुए कहता है, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है मम्मी आपने, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि माही ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। शुक्र है कि उसने सिर्फ पीछे से मुझे देखा, मेरा चेहरा नहीं देख पाई। तभी वो दूसरा लड़का जो कि श्रवण का दोस्त था वो भी अंदर आकर बैठते हुए कहता है, अगर तू सावधान होता तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। श्रवण अपने दोस्त को देखते हुए कहता है, देख मनीष, अब तो जो हो गया उस चीज को तो मैं सुधार नहीं सकता। मनीष श्रवण से कहता है, तुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि वो तानिया अगर तेरी हर बात को मान रही है तो कल को तुझे ब्लैकमेल भी कर सकती है। श्रवण बेड पर बैठकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, उसे खाने के पैसे नहीं थे, मैंने उसे ये काम दिया था, मुझे लगा काम ईमानदारी से करेगी, उसे भी फायदा होगा और मुझे भी खुद नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसने उसने सोचा कि मुझे ब्लैकमेल करके एक ही बार में मुझे रकम हासिल कर लेगी। वो भूल गई कि जो इंसान उसे बनाने की हिम्मत कर सकता है वो उसे मिटा भी सकता है। आज रात तक बस सब ठीक रहे, तेरी शादी ठीक से हो जाए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे तानिया का भाई मैंने सुना है काफी दिनों से लापता है। मुझे उसके भाई से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और तानिया भी आज जिंदा होती अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करती। श्रवण की माँ उठकर बाहर चली जाती है। मनीष कहता है, चल मैं भी शादी की तैयारी देख लेता हूँ, अब मजबूरी में ही सही, शादी तो तेरी हो ही रही है और इस लड़की से हो रही है जिसे एक टाइम पर तो शादी करना भी चाहता था। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता, हाँ उस वक्त ये नहीं पता था कि एक बच्चे की माँ है। उसके बाद भी कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन ज़्यादा ही स्वाभिमान बात करने लगी। पता नहीं लड़कियों को भी स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब में क्या दिखाई देता है। मनीष ठहाका मार के हंसते हुए
कमरे से बाहर चला जाता है। श्रवण आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को ठीक करते हुए आईने में देखकर कहता है, बस एक बार शादी हो जाए फिर मेरी बीवी बन जाएगी। और कौन सी बीवी? अपने पति को अपने पुलिस के हवाले करती है। फिर तो पति परमेश्वर बनकर मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना है, कहकर वो मिस्टीरियस स्माइल देता है और वो भी कमरे से बाहर निकल जाता है। माही अपने कमरे की चीज़ों को ठीक कर रही थी। उसने अपना लॉकर खोलकर उसमें से गहने निकाला। तभी उस लॉकर के ऊपर अलमारी में रखे एल्बम पर उसकी नज़र गई। ज्वेलरी को फिर से अपने लॉकर में डालकर बंद करती है और ऊपर से उस एल्बम को निकालती है। ये राजवीर और माही की शादी का एल्बम था। माही लाल रंग के जोड़े में सजी हुई बहुत खुश थी। उसने उन तस्वीरों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन ये जोड़ा पहना था उस दिन लगा नहीं था कि दोबारा कभी ये पहनूंगी। उस दिन आपके नाम का पहना था, लेकिन कल किसी और के नाम का होगा। उसने एक पन्ना पलटा और एक क्लोजअप तस्वीर थी जिसे माही सामने कैमरे में देख रही थी, जबकि राजवीर माही की तरफ देख रहा था। माही के हाथ राजवीर की तस्वीर पर गए। वो अपनी उंगलियों को उसकी तस्वीर पर फेरती हुई कहती है, बिना मतलब की ये उम्मीद लगा रखी थी आपसे कि आप शायद इस बार मुझे पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पर ना आपने पहले कभी मेरी उम्मीदों को पूरा किया, ना आज कर पाए। उसने एक झटके में उस एल्बम को बंद किया और वापस से अलमारी में रख दिया। यहाँ राजवीर के घर पर सरदार सुधा जी, रंजीत जी बैठे हुए थे। सुधा जी राजवीर से बहुत ज़्यादा नाराज थी क्योंकि वो माही से वीर को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो रंजीत जी से कहते हैं कि वो कुलभूषण जी से बात करें। रंजीत जी को समझाते हुए कहते हैं, अगर राजवीर बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा भी बात करना सही नहीं होगा, वरना अगर राजवीर नाराज हो गया तो तुम सभी जानते हो उसका गुस्सा कैसा है। पिछले 5 सालों में वो मुश्किल से घर आया करता था। हो सकता है नाराज हो तो आना जाना ही छोड़ दे। सुधा जी नाराज होते हुए कहती है, उस माही को अगर दूसरी शादी करनी है तो कर लेना, हम कहाँ रोक रहे हैं, हमें हमारा वीर दे देती। श्वेता अपनी माँ से कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी भैया पे दबाव बनाकर उसकी शादी तान्या से करवा दीजिए। आज अगर शादी हो चुकी होती तो ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। सुधा जी कहती है, कोशिश की थी हमने, अब नहीं माना तो हम क्या करें। सरता चिढ़ते हुए कहती है, वो माही शादी करने को तैयार है, भैया ही देवदास की तरह घूमेंगे। हाँ, वो लड़की तो अपना घर बसा कर निकल जाएगी, मेरा बेटा उस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ये वो 3 लोग थे जो आज भी ये नहीं मानते कि गलती कहीं ना कहीं उनसे भी हुई है। इन्हें आज भी इस बात का एहसास नहीं होता कि कभी माही ने राजवीर को शादी करने से नहीं रोका। अगर राजवीर शादी नहीं कर रहा हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको माही से प्यार है और अतीत में की हुई गलती को स्वीकार कर चुका है। हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। राजवीर भी शायद करता हो, लेकिन अब ये मौका उसे नहीं मिलने वाला था। दूसरा मौका माही को मिल रहा था अपना घर बसाने का, लेकिन उसे साथ जिसका मिल रहा था वो इंसान उसके काबिल नहीं है। आज माही की शादी श्रवण से होनी थी। सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन से फोन आया। माही को बुलाया गया। उसे कहा गया था टैटू आर्टिस्ट ने उस टैटू को पहचान लिया, वो एक बार आकर अपना कंफर्मेशन दे दे। माही फिर से बिना मन पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकलने वाली थी। तभी उसकी माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारी शादी है और एक बार हल्दी मेहंदी लग जाए तो लड़कियां बाहर नहीं निकलती, अब शगुन होता है। माही अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में अब शगुन अपशगुन से कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ। पुलिस स्टेशन से फोन था, आर्टिस्ट आकर बैठा हुआ है, मैं एक बार देख कर आती हूँ। क्या है? कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। माही के घर से निकलते ही शीतल ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल लगाया। वहाँ से फ़ोन रिसीव होते ही शीतल बोली, टैटू वाले को पुलिस ने अपने पास रखा हुआ और पूछताछ के लिए माही को बुलाया है। वहाँ से किसी ने कुछ कहा जिस पर शीतल कहती, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं को शक हो गया तो पता नहीं क्या होगा। और हाँ, ये बार बार मुझे मत कहिए कि मैं कोई गलती ना करूँ। जो क्या है आपने किया है, अब अपनी गलती की सज़ा आप भुगतिए। फ़ोन रखती। शीतल ने फ़ोन रखा ही था कि महक की आवाज़ आई, ये तुम आजकल मोबाइल पर कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं बताने लगी हो। शीतल चौक के पीछे देखते हुए कहती, अरे नहीं, एक सहेली का फ़ोन था। थोड़ा नाराज़ होकर कहता है, शादी का घर है, काम बहुत है, फ़ोन को थोड़ा साइड में रखो तो बेहतर होगा। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची
तब वहाँ एक आर्टिस्ट मौजूद था जो कि अपने साथ कुछ टैटू के डिजाइन्स वहाँ टेबल पर रखकर दिखाते हुए कहता है, आपने इसमें से कौन सी टैटू को देखा था? माही सबको पहचानने की कोशिश करती है, इस तरह के ड्रैगन से जो उस लड़के की पीठ पर था, और उसमें से एक फोटो उठाते हुए माही कहती है, बिल्कुल यही था, बस इसमें कलर्स हैं और उस लड़के के टैटू में कोई कलर नहीं था, पूरा डार्क ब्लैक था। पुलिस टैटू आर्टिस्ट की तरफ देखती है। टैटू आर्टिस्ट सर हिलाते हुए कहता है, सर मुझे याद है ये किसने बनाया था। माही को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अब कम से कम उसे इस तरह पुलिस के स्टेशन के चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। पुलिस वाले को बताती है कि वो जल्दी में है, क्या वो जा सकती है? पुलिस वाला कहता है, बिल्कुल, वैसे भी आपने लड़के का चेहरा नहीं देखा है तो आप वैसे भी उसको नहीं पहचान पाओगे। माही अपने घर आ जाती है और टैटू आर्टिस्ट स्केच आर्टिस्ट से कहकर उसका तस्वीर बनवाने लगता है। माही अपने घर आती है। ज़्यादा धूमधाम और ज़्यादा मेहमानों के ना होने के कारण शादी एक छोटे से ही हॉल में रखी गई थी। माही ने वीर को अपनी एक सहेली के यहाँ भेज दिया था। माही वीर को ये नहीं बताना चाहती थी कि श्रवण से शादी कर रही हूँ, और वीर से अपने हिसाब से बात करके समझाना चाहती थी कि श्रवण उसके पापा हैं। माही के दोस्त वीर को अपने साथ लेकर जा चुकी थी। माही सज धज के अपने कमरे में बैठी हुई थी। माही अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, इस पर शादी के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि मेरा दिल आपको एक मौका देना चाहता था। मैं चाहती थी आप लड़ो हर उस इंसान से जो मुझे आपसे दूर लेकर जा रहा है। मैं चाहती थी कि आप अपनी पूरी कोशिश करते रहो मुझे हासिल करने की। एक बार फिर से आपके लिए दिल धड़कने लगा था मेरा, पर फिर से सब कुछ आपका ख़त्म कर दिया। जब उसे बाहर की हलचल से पता चला कि बारात आ चुकी है, आज उसे रह रहकर राजवीर पर गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अपने माँ पापा और मैं की बातों को सुनने के बाद माही को लगा था कि अगर उसे शादी करनी है, अपने जीवन साथी के रूप में उसे राजवीर को एक और मौका देना था। माही ने जब शादी के लिए हाँ कहा था तब वो ये सोच रही थी कि राजवीर आकर उसे बहुत मनाएगा। शुरू के 2-3 दिन राजवीर आया भी, और जब माही ने सोचा कि अब वो श्रवण को मना करके राजवीर को हाँ कह देगी, उसके अगले दिन से राजवीर ने आना ही छोड़ दिया। माही के मन की बात उसके मन के अंदर ही रह गई। वो अपने आप से कहती, क्या मैं राजवीर से उम्मीद कर रही थी कि मेरी शादी होने से रोक देंगे, या मैं उम्मीद कर रही थी कि राजवीर मुझे फिर से अपना लेंगे। फैसला मेरा था, फिर मुझे राजवीर पर गुस्सा क्यों आ रहा है? और अपने मन ही मन राजवीर को कोसते हुए अपने आप से भी गुस्सा हो रही थी। दूल्हा स्टेज पर आकर बैठ चुका था। वरमाला के लिए दुल्हन को लेकर आना था। श्रवण मोगरे और गुलाब के सेहरे में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ माही को ढूंढ रही थी। शीतल जब श्रवण की नजरों को चारों तरफ घूमते हुए देखती है तो उसके पास आकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ माही को। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। शीतल मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और अपनी चोरी पकड़े जाने पर श्रवण मुस्कुरा कर रह जाता है। बारात आ गई थी, दुल्हन को लेकर आना था। शीतल माही को लेने के लिए आई। तभी शादी के लाल जोड़े में सज धज कर माही स्टेज की तरफ आती है। श्रवण माही की तरफ देख रहा था। माही को देखते ही श्रवण की आंखों में खुशी आ जाती है। आखिर माही उसे पसंद भी तो थी। माही स्टेज पर आती है। शीतल दोनों के हाथों में जयमाल देते हुए कहती है, वो एक दूसरे को पहरा दे। वरमाला की रस्म हो जाने के बाद पंडित जी शादी के मंडप पर शादी की तैयारियां करने लगते हैं और बाकी सारे रिश्तेदार जाकर श्रवण और माही को तोहफे दे रहे थे। शादी की मुहूर्त को अभी आधा घंटा बाकी था। तब तक सभी अपने आसपास में लोगों से बातें कर रहे थे। श्रवण और माही दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद पंडित जी कहते हैं, अब वर और वधू दोनों से शादी के लिए आए। श्रवण माही का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए उसे उठाता है। श्रवण की मुस्कुराहट, माही के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। माही उठकर खड़ी होती है। तभी वहां पर पटाखों के फूटने की आवाज आने लगती है। सभी उस तरफ देखते हैं जहां से पटाखे फूट रहे थे। मैंक जहां पर पटाखों की आवाज आ रही थी वहां जाते हुए कहता है, ये अंदर किसने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए? कहते हुए वो उस तरफ दौड़ कर जाता है। जो बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे उन्हें ऐसा करने से रोकता है। बच्चों की माँ मैंक से झगड़ा करने लगती है। उसका कहना था कि शादी में बुलाकर उसका अपमान किया जा रहा है। इस तरह उसके बच्चे को रोककर उसका अपमान किया जा रहा है। देखते ही देखते
मयंक और उस औरत का झगड़ा बहुत बढ़ गया था। सभी मेहमान उन दोनों के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। मयंक उस औरत को लेकर अपने साथ हॉल के बाहर चला जाता है। इधर पंडित जी कहते हैं, आप दोनों आकर यहाँ बैठ जाइए। सभी पंडित जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी शीतल आगे आती है और सरवण का सेहरा पहनाकर मंडप पर बिठाती है। फिर शीतल माही को आगे ले जाकर के मंडप पर बैठा देती है। श्रवण और माही दोनों जाकर पंडित जी की बताए हुए जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी की विधि शुरू करते ही माही हर एक विधि के साथ पता नहीं क्यों राजवीर पर गुस्सा निकाली जा रही थी। उसे किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, ना श्रवण पर, ना अपने मम्मी पापा पर, ना मयंक पर। उसे या तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था या फिर राजवीर पर। माही को लगा था कि राजवीर कुछ ना कुछ तो करेगा और ये शादी नहीं होने देगा, लेकिन राजवीर ने कुछ नहीं किया। वो पलट कर सरवण की तरफ देखती है, जो सेहरा पहने उसके हाथों को पकड़े कन्यादान के लिए आगे बढ़ाए हुए था और उसके माता पिता कन्यादान की रस्म कर रहे थे। अपने मन ही मन राजवीर को कोसते हुए कहती है, एक बार फिर से आपसे झूठी उम्मीद लगा ली। राजवीर, पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि आप मेरी शादी किसी और से नहीं होने दोगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो आप मेरी उम्मीदों को पूरा करोगे, पर मैं गलत थी। कन्यादान की रस्म हो गई। पंडित जी ने मंगलसूत्र श्रवण की तरफ बढ़ाया। श्रवण मंगलसूत्र लेता और माही को पहना देता है। पंडित जी सिंदूर की डिब्बी देते हुए कहते हैं, इस सोने के किसी वस्तु से दुल्हन की मांग में भर दीजिए। श्रवण अपने हाथों से अंगूठी निकालता है और उसे सिंदूर के डिब्बे से सिंदूर को जैसे उसकी मांगों में भरने लगता है। माही की माँ आगे आती है और माही की आंखें अपने पल्लू से रख लेती है। श्रवण माही की मांग में सिंदूर भर देता है। इस रस्म के बाद जब माही की माँ माही की आंखों पर से अपना आंचल हटाती है तो माही की आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। उसका मन कर रहा था कि उसे अगर इस वक्त राजवीर नजर आ जाए तो आज वो राजवीर को अपने हाथ, डंडे, ईंट, पत्थर जो भी मिले हर एक चीज से पीट पीट कर उसे मारे, क्योंकि आज राजवीर ने फिर उसका भरोसा तोड़ दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि राजवीर आकर श्रवण से उसकी शादी को रोक लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब माही श्रवण की पत्नी बन चुकी थी। पंडित जी माही के मम्मी पापा और श्रवण के मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब ये शादी संपन्न हुई। उसके बाद माही और श्रवण की तरफ देखते हुए कहते हैं, वर और वधू दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाइए। अब ये माही का सपना नहीं है। आप में से अगर कोई ये सोच रहा है कि माही ने ये सपना देखा है तो प्लीज़ ये ना समझे, हमारी माही अब सच में शादीशुदा है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।